भारतीय जनता पार्टी संगठन में इन दिनों चुनावों की चर्चा है। चुनाव की चर्चा है जिला अध्यक्षों के लिए, मंडल अध्यक्षों के लिए और इनके चुनाव जब पूरे हो जाएँगे तब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। लेकिन क्या सच में चुनाव हो रहा है? कहीं ऐसा माहौल लग रहा है कि किस जिले में जिलाध्यक्ष के लिए कौन-कौन दावेदार हैं, किस-किस ने ताल ठोक रखी है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की बात करें, भीतरी लोकतंत्र की बात करें, तो बाहर ज़रूर ये बात होती है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है और वो राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं, भाजपा के लोग इस बात पर भी गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारे यहाँ अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है, इसकी कल्पना पहले कोई नहीं कर सकता। इस बात पर भाजपा के नेताओं को गर्व भी रहता है और गाहे-बेगाहे वे कांग्रेस पार्टी को घेरते भी रहते हैं वंशवाद और परिवारवाद की बात को लेकर। लेकिन भाजपा राजस्थान में इन दिनों जिस तरीके की हलचल है, जिस तरीके की बातें हैं, पिछले कुछ दिनों से पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं अलग-अलग जिलों में जिलाध्यक्ष कुछ जगह बनाए जा चुके हैं, कुछ जगह बनने वाले हैं और कुछ जगह हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस समय घोषणा हो चुकी होगी। तो लेकिन जब बात है चुनाव की तो वास्तव में क्या क्या चुनावी प्रक्रिया है? क्या चुनावी अधिकारी हैं? क्या वास्तव में उसमें वोट कौन दे रहा है? कौन चुन कौन रहा है इन जिलाध्यक्षों को? तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान प्रदीप जी बिदावत। प्रदीप जी बड़ा मामला जोरदार चल रहा है भाजपा के भीतर की राजनीति का। मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से चुन लिए जाएँगे। वास्तव में चुन लिए जाएँगे या फिर मनोनीत होंगे? एक जो बड़े कवि रहे हरिओम पंवार, जी, यहाँ परीक्षा से पहले परिणाम सुरक्षित होता है, जी। मिट्टी के माधो का भी सम्मान सुरक्षित होता है। आरक्षण को ठीक, लेकर कविता वो थी। आरक्षण को है, लेकिन चुनाव पे अगर जी, अगर अपन राहत इंदौरी को सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है। चुनाव है क्या? क्या तो बात जब तनाव नहीं है, है। वहां चुनाव व्यवस्था पे बात करनी बनती है, क्योंकि ये अंदरूनी एक संगठन के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अगर अपन कांग्रेस को देखें, जी, एओ ह्यूम से शुरू होके एनी बिसेंट का एक दौर आया। वो दौर था जब लाल बाल पाल का दौर था, एक गरम दल, एक नरम दल, एक जी, बीच वाला दल। एक वो दौर था जब जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू सरमाएदार हुआ करते थे और अलग दल बना लेते हैं। एक वो दौर था जब चुनाव की मांग उठी कि चुनाव होना चाहिए, और देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की ओर से खड़े किए गए पट्टाभी सीतारमैया को बुरी तरह से हरा के चुनाव जीतते हैं, एक बार नहीं 2 बार। गांधी जी नाराज हो जाते हैं। गांधी जी नाराज हो जाते हैं। जी, तो वो चुनाव था, वो फैक्ट चुनाव था। यहां जो है वो, अब सर्वसम्मति और चुनाव में एक अंतर है, सीधा सा दोनों चीजें साथ कोरिलेट नहीं हो सकती। सर्वसम्मति बनाने के लिए आपको ऊंच नीच करनी होती है, समझा के दबाव से दंड नहीं होता, साम से और भेद से दाम भी नहीं चलता होगा यहाँ पे। जी, दाम तो ये देखा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष बनना है तो पास में दाम है कि नहीं है, पार्टी चला लो कि नहीं चला लो, भाजपा कांग्रेस दोनों में है। जी, तो इसे आप इलेक्शन तो बेसिकली नहीं कह सकते, एक जिसको कहते हैं कि एक फेयर प्रक्रिया जो है, उस पे निश्चित तौर पे सवाल है कि पहले से लोगों को अंदेशा था कि यहाँ इस जाति का बनेगा, इस जाति का यहाँ नहीं बना तो इस जाति का बनेगा। इट्स ओके, आपको संगठन चलाना है, ऊपर से नीचे की ओर जो प्रक्रिया बहती है, आदर्श हमेशा उसी प्रक्रिया से तय होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर वाली। तो क्या यह अंतर है दर्शन और धर्म में? जो अंतर है ना, जी, दर्शन तथ्यों से अपने सुप्रीम अथॉरिटी या सुप्रीम पावर की ओर बढ़ता है, और धर्म सुप्रीम पावर से तथ्यों की ओर बढ़ता है। तो यही अंतर है कि क्या नीचे से चीजें इकट्ठी होके और ऊपर अध्यक्ष तय करने हैं। जब मदन राठौड़ का नाम बतौर अध्यक्ष तय है, तो फिर चुनाव कैसा? तो फिर यह है कि उन्हीं की ओर से ये तय किया जा रहा है। उसमें कई सारी चीजें सरकार की ओर से, संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये चीजें तय हैं। ठीक है, जाजम जम चुकी है, जाजम बिछाई गई है। जी, तो जिस तरीके से अभी बात ये हो रही है कि भाजपा के जिलाध्यक्षों के चुनाव खास तौर पर चर्चा की यदि बात करें तो मंडल अध्यक्ष तो ठीक है, नीचे जो उस जिले में विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके आधार पर चीजें होती हम देखते ही हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। लेकिन जिलाध्यक्षों की जो घोषणा हो रही है, बहुत से जिलों में हो भी चुकी है, उसमें क्या लगता है आपको कि जो लोग जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे थे या लॉबिंग कर रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति बन पाता है और वो भी बिना वोटिंग के।
तो जो लोग रह गए हैं कहीं ना कहीं, क्या वे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सर्वसम्मति देखिए, के नाम भाजपा पर? में विरोध वाली चीज तो है नहीं, ये तो चीज कांग्रेस की है। मुझे याद है 2008 में जब सांचौर से मोहन जी नाम के व्यक्ति का टिकट फाइनल हुआ था, कहा जाता था कि भाई खास हैं पी चिदम्बरम के, और सोनिया जी के वहां से नो डिस्कशन आया है। तो यही हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी वाले जी। दरवाजे को लात मारते हुए बाहर निकले थे, फिर हम यहाँ क्यों हैं। ये तो भाजपा में नहीं हो सकता फिलहाल, तो ये बिल्कुल कांग्रेस में था। ये कांग्रेस की है परंपरा। वंशवाद, परिवारवाद, ऊपर से ऑर्डर वहां भी चलते हैं। हम्म। तभी यहाँ सीएम बने हैं कई लोग, आप देखिए हरिदेव जोशी पहले बने, शिवचरण माथुर बने, या जगन्नाथ पहाड़िया जिनका खास करके नाम लेना चाहिए। तो नहीं नहीं, परंपरा बेसिकली कांग्रेस की ही रही है ये। भाजपा में भी है ना आजकल जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, तो जी। उसमें विधायकों की राय थोड़ी ना ली जा रही है, जी। तो ऊपर से ही नाम आ रहे हैं। तो निश्चित बीजेपी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तो वही बात है, लेकिन संगठन के जो चुनाव है, प्लेटो का एक राजनीतिक दर्शन का एक बड़ा सिद्धांत है उसमें, कि सत्ता आपके हिसाब से चलती रहे तो फिर सूत्र भी अपने हिसाब से सेट करते रही। ये चूंकि बड़े दार्शनिक हुए हैं, अरस्तु, प्लेटो, आपने नाम जी, सुना बिल्कुल। होगा। तो अब सूत्र अपने हिसाब से सेट किए गए हैं, या इन सूत्रों ने अपना आदर्श चुना है। यह है एक बेसिक हेयरलाइन डिफरेंस है, ये जनता को समझना चाहिए। बेसिकली अगर आप पश्चिमी विचारकों को समझे तो एक विचारक ये भी कहते हैं कि अगर पार्टियां हैं तो फिर लोकतंत्र किस बात का। जनता के जनप्रतिनिधि की निष्ठा जनता से पहले अगर पार्टी में है तो फिर लोकतंत्र किस बात का। यह एक दार्शनिक विचार है बेसिकली। लेकिन अपन हकीकत में बात करते हैं तो यह जो इलेक्शन हुआ है इसमें कास्ट इक्वेशन का निश्चित तौर पे ध्यान रखा गया है कि साहब इस जाति से बनेगा, और अगर वोटिंग होगी तो जैन समाज या वैश्य समाज अगर केवल जैन को माने तो अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन ऑफ सेंसस राजस्थान में 0.91% जैन हैं। कहां से जिलाध्यक्ष बनेंगे। लेकिन वो एक प्रभावशाली जाति है जिसके 8-9 विधायक हर बार रहते हैं, मतलब अपनी मूल आबादी से 10% के आसपास रहते हैं, मतलब 100% या 1000% रहते हैं, 10 गुना 10% नहीं। तो पार्टियों को अपने हिसाब से सूत्र सेट करने होते हैं। यही सत्ताधीशों का मामला रहा है, चाहे राजतंत्र रहा, चाहे कहीं भी अधिनायकवाद रहा है। आप देखिए वो क्या नाम है उनका, किम जोंग उन वो भी अपने हिसाब से सेट करते होंगे कि साहब सेना। तो क्या लगता है राजस्थान में भी और ऐसे किए बिना सत्ता चलती भी नहीं। अब पाकिस्तान का उदाहरण देख लो, वहां निचले सूत्र तय करते हैं, सेना, आईएसआई के हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उस देश का भविष्य देख लो आप। तो भाई लॉ या किसी भी तरह का कानून या किसी भी तरह की बात को बनवाने की जो अथॉरिटी है वो एक व्यक्ति में अगर है, जॉन ऑस्टिन को हम पढ़ते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के सिद्धांत में कि लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी। अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है तो फिर लॉ पूर्ण इन्फोर्समेंट लागू नहीं होता। भारत में पूर्ण इन्फोर्समेंट से लॉ लागू नहीं होने की वजह यह भी है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण एक बड़ा विषय है। मैं जानना ये चाहूंगा, जिस तरीके से आपने कहा सत्ता अपने अनुसार सूत्र जो है वो तैयार करती है और उसके आधार पर ही चीजें चलती है, लेकिन भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां कार्डर बेस्ड पार्टियां कही जाती हैं खासतौर पर, और इस तरह की जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें संगठन जो है वो एक अपना दबदबा रखता है, मजबूत रहता है, सामान्यतः ऐसा होता है। आप कह रहे हैं कि सत्ता इस समय सूत्र बना रही है अपने तरीके से, नहीं, शुरू से बनता रहा है। नहीं, अभी इस समय आपको क्या लग रहा है कि जो संगठन के चुनाव, जो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें मदन राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, या फिर संगठन को कह लीजिए, नाम व्यक्ति की बात नहीं है, संगठन के बजाय क्या सत्ता में बैठे हुए लोग ये ज्यादा प्रभावी तरीके से तय कर पा रहे हैं कि कौन जिलाध्यक्ष बनेगा? बिल्कुल नहीं, सत्ता और संगठन अभी तो देखो साथ मिलके चल रहे हैं, क्योंकि बीच में एक दौर आया था जब वसुंधरा राजे का दौर था, तो सत्ता संगठन स्टाइल अलग स्टाइल थी। ठीक है, चाहे मदन लाल सैनी बने या चाहे प्रणामी बने यहाँ पे, उसके बाद इस्तीफे के बाद लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली रहा यहाँ पे। तो अभी जो हो रहा है कि संगठन क्यों बनाया जा रहा है, सत्ता स्थिर रहे, रिपीट हो हर लोग। भारत में राजस्थान की अगर बात करें, खास करके भारत में ये प्रदेश एक ऐसा है जहां हर 5 साल में पूड़ी पलट रहे हैं। जी, सत्ता परिवर्तन होता रहता है, बराबर। जी, ठीक है, आप ये देखिए कि ये परिवर्तन जो है वो लास्ट अगर देखें तो 85 में कांग्रेस रिपीट हुई थी। उसके बाद डायरेक्ट चुनाव में मुझे कोई पार्टी रिपीट होती नजर नहीं आई, क्योंकि 90 में बीजेपी और जनता दल की सरकार बनी। फिर वो सरकार 93 में रिपीट होती है, लेकिन उसके बीच में 1 साल का राष्ट्रपति शासन रहा है, तो वो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी तत्कालीन कांग्रेस के सामने हो गया।
और वो राम मंदिर वाली लहर थी जब 93 में भैरव सिंह, फिर 98 में अशोक गहलोत, फिर 2003 में वसुंधरा, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत जी। और अब भजनलाल शर्मा। तो यह जो कहते हैं ना ये पराठा दोनों तरफ से पलटो, तो राजस्थान में ये पलटा जा रहा है, ये पलटा जा रहा है। लेकिन ये पलटा नहीं जाए इसकी कोशिश प्रत्येक व्यक्ति ने की, चाहे अशोक गहलोत ने पहला, दूसरा, तीसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में तो गजब शिद्दत की, मतलब राजस्थान में जो जिले कितने जिले बना दिए, बोले आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं हाँ थकूंगा। हाँ बिल्कुल, अब ये समेटते समेटते थक रहे हैं और ये भी एक बड़ा मुश्किल का सबब बन रहा है कि जो बना गए हैं और उनको वापस रद्द करना है, इसको लेकर भी खैर तमाम तरह के विरोध हो अलादीन रहे के हैं। चिराग के लिए कहा गया है कि उसको घिस के जिन बाहर निकालना आसान है, उसे वापस डालना वापस मुश्किल। डालना कठिन है, लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में संगठन को लेकर जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। क्या लगता है, एक दौर था बीजेपी का भी, यदि आप 2003 से भी एक बार देखना शुरू करें, जिस समय भाजपा की सरकार आई पूरे पूर्ण बहुमत के साथ, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उस दौर में मुझे ध्यान आता है ललित किशोर चतुर्वेदी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके बाद में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष हुए, उनके बाद में ओम प्रकाश माथुर अध्यक्ष बने। बिल्कुल, अरुण वो चतुर्वेदी राजे का एक जो कद था, उनकी जो स्टाइल थी राजनीति की, और साथ ही साथ ये जो 3 नाम मैंने लिए, ललित किशोर चतुर्वेदी, ओम प्रकाश माथुर, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, ये जो कालखंड था, ऐसा लगता था कि पावरफुल लोग हैं बहुत। बीच में अरुण चतुर्वेदी भी अध्यक्ष बने, सतीश पूनिया आए, मदन लाल सैनी आए। सतीश पूनिया ने भी बहुत हद तक प्रभावित किया अपनी अरुण जो चतुर्वेदी के सदारत में भी अच्छा काम हाँ, हुआ, उस उस वक्त समय भाजपा ने अरुण काफी जी के समय भी जो है संगठन का काम काफी बढ़ा, बहुत प्रवास खूब करते थे, कार्यकर्ताओं से जी सीधा जी जी संवाद हुआ बिल्कुल। करता था। क्या लगता है, उतने बड़े जो नाम थे, एक तरफ मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष, वो भी एक कद्दावर नेता, ये इस समय मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। संक्रमण काल कहा जा सकता है दोनों नेताओं की दृष्टि से, पूरे राजस्थान की दृष्टि से जो प्रभाव की हम बात करते हैं, क्योंकि उस दौर के जो नेता थे, गांव-गांव जाते थे, वर्षों तक विपक्ष में रहे, बिल्कुल भैरव सिंह जी के साथ में, तो जो एक कॉन्फिडेंस बन पाता था, आज के इन नेताओं में इस लीडरशिप देखिए, वसुंधरा राजे का जो आविर्भाव होता है 2003 में, हुँ, जब वो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बन के आई, फिर परिवर्तन यात्रा शुरू की, वो दौर था जब आपकी गुजरात के अलावा कहीं सरकार नहीं थी, है ना? और केंद्र में वसुंधरा राजे के सीएम बनने के कुछ ही समय बाद पहले चुनाव करवाए गए फील गुड वाले, और केंद्र में सरकार चली गई। सरकार अब चली। पार्टी चलानी थी। वसुंधरा राजे ने कहा जा सकता है एक छत्र राज किया। जी। तो चूंकि वसुंधरा राजे के दौर में अब की भाजपा में और तब की भाजपा में अंतर यह है कि कार्यकर्ता, जनता और तमाम लोगों को ये पता रहता था, बिजनेसमैन को भी, कि काम कहां से होगा, कौन सी खिड़की है। अभी ये संकट है। सिंगल विंडो की बात चलती है काम करवाने तो को लेकर सरकार। अभी ये सिंगल विंडो का पता नहीं है कि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, और सुप्रीम अथॉरिटी जिनको पता है उनकी पहुंच कईयों की नहीं है। तो यह एक बड़ा संकट है। बीच में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी का कहा जाता था कि वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। परंतु राजस्थान में जब तक ये सुप्रीम अथॉरिटी वाला माहौल नहीं बनेगा, जी। आपने जैसे कम्युनिस्टों का जिक्र किया, तो कम्युनिस्टों में 1996 का जो चुनाव था लोकसभा में, तो एक पहला मौका आया कि देश का कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री बने, ज्योति बसु। हुँ। लेकिन नाम आया। प्रकाश कारात उनके पोलित ब्यूरो के महासचिव हुआ करते थे, जी। उन्होंने क्या गेम रचा हुँ। कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उस वक्त में सबसे ज्यादा सीएम रहने वाले जो नेता थे, बाद में नवीन पटनायक ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। सेकंड नंबर पे नवीन पटनायक है, पहले नंबर पे अगर सबसे ज्यादा कोई सीएम रहे हैं तो वो पवन कुमार चामलिंग है। तो यह जो रहा कि मुझे ज्योति बसु की एक बात मैं अक्सर कोट करता हूँ सर, जी। कि वो कॉमरेड कहलाते हैं हुँ। चुनाव वाली। और इस प्रक्रिया में मैं बता रहा हूँ जी। आपको, और ये बड़ी मार्के की कोट करने लायक बात है कि ज्योति बसु एक बार शायद सोमनाथ चटर्जी के साथ में, जो उनके जूनियर हुआ करते थे, फिदेल कास्त्रो से मिलते हैं, क्यूबा के राष्ट्रपति, बहुत पुराने कॉमरेड चे गुवेरा के साथ के। तो उनको लगा कि वो पार्टी के विस्तार के बारे में पूछेंगे कि कम्युनिस्टों का भारत में क्या भविष्य है और वर्तमान में तुम क्या कर रहे हो, इतिहास में क्या हुआ। लेकिन फिदेल कास्त्रो उनको पूछते हैं कि आने वाले 2 साल में आपकी जीडीपी किस दिशा में जाएगी, और आपके देश में जीडीपी को ग्रो करने के लिए आपका जो मिनरल्स एंड माइंस के अलावा जो बेसिक जो प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो के प्रोडक्शन की क्या स्थिति है। तो ज्योति बसु सोमनाथ चटर्जी का मुंह देख रहे हैं, सोमनाथ दादा उधर देख रहे हैं। कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा सवाल भी हो जाए। ठीक है, तो यही हमारा एक देश ऐसा है सिर्फ, जहाँ चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है और ये पर्व 5 साल चलता है ना?
उन देशों में, अमेरिका में चुनाव हो गए, अब वहां कोई बात नहीं करता डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, कोई बात नहीं कर रहा ट्रंप की, कोई नहीं बात नहीं कर रहा बाइडेन के बीच की राइवलरी की, वो खत्म हो चुकी चुनाव के साथ। अब हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। हमारे यहाँ पे विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के बाद अब संगठन के चुनाव, संगठन के बाद निकायों के बाद पंचायत राज के, पंचायत राज के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा, पांचवा, यह जब तक खत्म नहीं हो। इस पर काम हो रहा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है लगातार, प्रदेश में भी सरकार इस तरीके के प्रयास कर रही है। जो मैं ये कह रहा हूं अभी तक हुई नहीं ना, और नेता यही बात कर रहे हैं कि साहब क्या रहेगा, लेकिन वो जो बात थी, उस बात में ये बात थी कि वो जानना चाह रहे हैं कि आप अपने देश को नहीं जान रहे कि आपके हाथ में सत्ता आ गई तो कैसे चलाओगे आप। बड़ी चीज ये है कि जैसे चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप कोई भी घोषणा कर देते हैं, सीए ऑडिट करवाइए उसकी, कि आपने कहा साहब मैं हर व्यक्ति के खाते में 50,000 रुपए डाल दूंगा, तो आपके खजाने में है कि नहीं, लाओगे कहां से, बात वो है। तो राजनीति करना और देश चलाना, भाजपा सत्ता में आने के बाद लंबा समय तक तो समझ ही नहीं पाएगी चलाना कैसे है खेल। तो खैर जब आप नए नए मैदान में उतरते हो ठीक तो है, पहले तो आपको तो देखना पड़ता है कौन कौन से हैं, क्या चीजें हैं, जी इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है। बहरहाल जो हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में विषय ये है खासतौर पर कि जो भाजपा कांग्रेस के विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, ये एक अलग विषय है, लेकिन संगठन के भीतर का जो चुनाव है वो थोड़ा अलग है, दोनों बातों में थोड़ा अंतर है। तो दोनों की तुलना तो एक जैसे नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, चूंकि आप जालोर में रहे हैं और वहां के जिलाध्यक्ष की घोषणा हो गई है, उस क्षेत्र में खासतौर पर जालोर, पाली, जी सिरोही, जी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, वहां की कुछ जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। वहां के कार्यकर्ताओं के भीतर किस तरह का माहौल है, देखिए क्या चर्चा भाजपा में है? विरोध वाली स्थिति है नहीं, क्योंकि जालोर में जसराज पुरोहित का नाम पहले से चल रहा था, आरएसएस की ओर से, क्योंकि वो पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। यही चीज सुनील भंडारी के साथ पाली में है, दीप सिंह जी का भी नाम चल रहा दीप है सिंह जालोर धनानी में। का नाम था वहां पे, रमेश पुरोहित का नाम था, धुखाराम पुरोहित के ये भतीजे हैं जो प्रधान रह चुके हैं। धुखाराम का नाम भी था, लेकिन धुखाराम चूंकि प्रधान रहते हुए उनकी मार्कशीट वाला इश्यू अभी भी चल रहा है या क्या है, लेकिन कुल मिला के दीप सिंह धनानी थे, उसके अलावा मुकेश खंडेलवाल का नाम था। तो किस जाति का कैंडिडेट कहाँ बनाया जाना था, तो जैसे जोधपुर शहर में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दे दिया, जोधपुर ग्रामीण में राजपूत समाज के बने हैं, पाली में जैन यानी वैश्य समाज से बने हैं। इधर जो ये कास्ट इक्वेशन वाली चीज है कि आपने तय कर लिया कि इस कास्ट से बनेगा, तो फिर ये चीजें तो तय हो ही गई हैं, जब तय हाँ हाँ हुई बिल्कुल। है उसके आधार पर घोषणा भी हुई है। आपने चूंकि लंबे समय तक वहाँ जर्नलिज्म में आप ना ना, सक्रिय मैं रहे ये कह हैं, रहा हूँ ये तय मैं थी, मैं लेकिन जान आप प्रोसेस का दावा जो कर मैं रहे हैं जानना ना, यही चाह रहा हूँ कि आपके सूत्र जो हैं वे भी वहाँ बहुत गहराई तक हैं। मैं नामों की चर्चा नहीं ना करूंगा ना किसने बिल्कुल क्या नाम पे कहा, करें है ना? कोई लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों के नाम थे, क्या उन लोगों को विश्वास में लिया गया हाँ है कि हम आपको नहीं, अभी इस बार इनको अवसर दे हाँ, रहे हैं, ये तो आपका ये कुछ भाजपा में ये चीज ठीक है, जैसे कई लोगों से बात हुई तो जब वहां प्रभारी गए, हम्म, जिन्होंने भी नामांकन किए उन सबसे 1-to-1 प्रभारी की बैठक हुई, सबसे और बातचीत हाँ सबसे बातचीत करके सर्वसम्मति तो निश्चित तौर पे बनाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा में विरोध के कहीं स्वर भी नजर नहीं आएंगे। जालोर में जरूर प्रकाश छाजेड़ जो है वो जरूर बैठक से बाहर निकल गए थे घोषणा के बाद, और ये तमाम चीजें जो है, लेकिन कुल मिला के अवसर सबको पता है, विरोध करने की स्थिति में कोई नहीं, आगे पंचायत राज और निकाय के चुनाव हैं, तो वहां एडजस्ट भी तो होना है, हाँ, ये नहीं तो वो सही। कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। हाँ इसी तरह की स्थिति हम देख सकते हैं शेखावाटी में। हाँ, शेखावाटी में जरूर आप सीकर झुंझुनू की बात करें तो बताएं आप। तो सीकर में जिस तरीके से मनोज बाटड़ को जिलाध्यक्ष बनाया है, युवा मोर्चे के भी वो जिलाध्यक्ष रहे हुए, उत्साही ऊर्जावान कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पे जालोर में भी जसराज रहे हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं, किसान मोर्चे में रहे हैं। लेकिन सीकर जिले में यदि जिलाध्यक्षों को लेकर हम बात करेंगे तो एक बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है, जो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो जिलाध्यक्ष बनाने में जो देरी हो रही है राजस्थान में, केंद्र ने कुछ शर्तें तय कर दी, कुछ सक्रिय सदस्य बनाने की बात है, कुछ आयु की बात है। ये आयु वाली जो बात है ये मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, इसलिए कर रही है कि अभी जो मनोज बाटड़ सीकर में जिलाध्यक्ष बने, 45 एक वर्ष की आसपास की आयु होगी एग्जैक्टली। इनसे ठीक पहले कमल सिखवाल थे, युवा कार्यकर्ता थे, लेकिन कमल सिखवाल से पहले जो जिलाध्यक्ष वहां बने थे विधानसभा चुनाव के आसपास में, उस समय बड़ी चर्चा हुई। पवन मोदी उस समय चुनाव के समय जिलाध्यक्ष बने थे, इंदिरा चौधरी को रिप्लेस किया था, और उन पवन मोदी के बारे में कहा जाता है बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के, लेकिन आयु 70 से ऊपर की है, 75 के आसपास की आयु लोग बता रहे थे। तो उस समय चर्चा भी हुई कि चुनाव में भागने दौड़ने का समय, और ऐसे में जिनका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं के सिर पर रहना, मार्गदर्शक मंडल में जो होने चाहिए, मार्गदर्शक मंडल वाले व्यक्ति को, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार भाजपा
उस चीज से बाहर निकली है। युवा देखिए कार्यकर्ता को आप अवसर देंगे, वो दौड़ेगा, भागेगा, संगठन को खड़ा करेगा। तो क्या लगता है भविष्य के लिए ये आधार तैयार कर रही है बिल्कुल, पार्टी? ये जैसे आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात ये कही। इस पे मैं पाली वाला अगर आपको उदाहरण दूँ, सुनील भंडारी मदन राठौड़ खेमे से हैं। मदन राठौड़ चूँकि प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो इतना प्रिविलेज तो ये रखते हैं कि साहब भाजपा के जो 43 जिले हैं, भाजपा के 43 जिले, उनमें वो अपना एक जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा हाँ, कर सकें। कर सकते हैं। तो सुनील भंडारी के बारे में बताऊँ, मैंने इनको पहली बार जाना 2014 में, जब ये पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। और इनके सामने एक खांटी नेता है वहाँ के, किशोर सोमनानी, जो पब्लिक लीडर कहलाते हैं और जनता के मुद्दे हमेशा उठाते हैं। अभी 13 जनवरी को ही उन्होंने, जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा, उनका विरोध कर दिया था जनता के मुद्दों वो पे। वीडियो वायरल तो भी हुआ किशोर था। सोमनानी के बैठक सामने, छोड़ के निकल गए थे जी बीच जी में। जी, सुनील भंडारी उस वक्त नगर परिषद के चेयरमैन का दावेदारी कर रहे थे, लेकिन किशोर सोमनानी बागी होते हैं और सुनील भंडारी को पटकनी दे देते हैं। पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए सुनील भंडारी, चूंकि सुनील भंडारी के भाई अनिल जी जो हैं वो आरएसएस में काफी अच्छी सक्रियता, इवन इवन सुनील भंडारी खुद भी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहां एक पॉलिटिकल सेटअप है। ज्ञानचंद पारख हुँ। भाजपा के नेता हैं, ललित किशोर चतुर्वेदी के शिष्य हैं और सेवा का बड़ा काम करते सेवा हैं, का काम इलाज के करते लिए। हैं, इलाज के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आदर्श नगर जो वार्ड है, हुँ। तो भाजपा ने क्या चुनाव आदर्श किया है? इस पे सवाल है कि आदर्श नगर वार्ड से ही तो सुनील भंडारी खड़े हुए थे। आदर्श नगर वार्ड में ही मदन राठौड़ का निवास है और आदर्श नगर में ही ज्ञानचंद पारख का निवास है। आदर्श की बातें भाजपा में तो होंगी ही हाँ, होंगी, स्वाभाविक सी बात बिल्कुल। है, तो बड़ा वहां क्या है कि अब ज्ञानचंद पारख चूंकि लगातार 5 चुनाव हार के, 5 चुनाव जीत जीत के के। हारे हैं, चुनाव इस बार भीमराज भाटी से, गांची समाज से है, उसी गांची समाज के मदन राठौड़ है। तो अब ज्ञानचंद पारख की जगह नई लीडरशिप की स्वीकार्यता, हालांकि महेंद्र बोरा भी हैं, पुष्प जैन भी है, लेकिन पुष्प जैन की उम्र जो है वो उसके अनुसार आगे टिकट देंगे नहीं देंगे वो अलग चीज है। लेकिन पाली में एक जैन राजनीति का एक वैक्यूम बड़ा खड़ा हुआ ज्ञानचंद पारख के हारने के बाद। ऐसा बहुत अरसे, बहुत 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 अरसे बाद पहली बार हुआ कि सांसद, नगर परिषद या विधायी चुनाव में कोई भी जैन समाज का नेता नहीं रहा। पाली के लिए कहावत है, पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है, क्योंकि वहां जब तक वहां की अर्थव्यवस्था पूर्णतः फैक्ट्रियों पर निर्धारित थी, तब तक जैन समाज का एक दबदबा था। अब ज्ञानचंद पारख और मदन राठौड़ के बीच भाजपाई जो लड़ाई है, जी, तो आप ये कह रहे हो ना भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, जी। तो फिर सुनील भंडारी जो है वो फ्यूचर में क्या पाली से विधानसभा का टिकट मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? जब संगठन पे आगे बढ़े हैं, तो ये ज्ञानचंद पारख को कहीं पीछे धकेलने की कोशिश है या नहीं, इस पे भी बात करनी बनती है। बात इस पे भी करनी बनती है क्योंकि भाजपा में एक ऐसे नेता हैं जो, मुझे नहीं लगता, भाजपा की जितनी स्टडी मैंने की 1980 के बाद में, उसमें 7 बार एक ही विधानसभा सीट से टिकट पाने वाले नेता आपको कोई याद है तो मुझे बताइए, मुझे नहीं पता। कालीचरण सराफ पहले जोरी बाजार से लड़ते थे, हुँ। सीट बदली है, हाँ। लेकिन भीनमाल सीट से पूरा राम को लगातार 7 बार एक साथ चुनाव टिकट मिला। राजेंद्र राठौड़ को भी नहीं मिला होगा चूरू से, कि राजेंद्र राठौड़ 93 से भाजपा से चुनाव लड़ना शुरू हुए, फिर तारानगर गए, फिर चूरू आ गए। हाँ, वो थोड़ा-सा परिवर्तन। एक ही सीट से अगर कोई चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं भाजपा के टिकट पे, देवी सिंह भाटी भी कभी जनता दल में थे फिर भाजपा में, वो है पूराराम चौधरी। अब पूराराम चौधरी का ये माना जा रहा है, हालांकि बहुत कम वोटों से चुनाव हारे, तो अगला टिकट उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए एक नया नेतृत्व उभारने की क्या कोशिश है कि परिसीमन के आधार पे राजकोट। राम चौधरी की आयु भी काफ़ी कुछ हो गई ना ना, वो तो जमा है। व्यक्ति है, हालांकि ब्लैक चश्मा उनका गजब रहता है, बट पूराराम चौधरी छोड़ेंगे क्यों? लेकिन यह है कि अब एक चीज तय है कि छगन सिंह राजपुरोहित जो 2 चुनाव लगातार जीत चुके हैं जी। लाहौर से, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। तो अब एक नया नेतृत्व के साथ युवा है और एक नया नेता, एंटी इनकम्बेंसी नेता के खिलाफ है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो आप एक नया चेहरा दे दो। तो यह भाजपा कोशिश कर रही है कि चलो ज्ञानचंद पारख के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आप सुनील भंडारी दीजिए। हालांकि राह में, दौड़ में, रेस में महेंद्र बोरा भी है। हुँ। तो फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप तैयार करने की जो कोशिश है, और ये 45 से 60 वाला जो क्राइटेरिया है ना, इसमें भाजपा निश्चित तौर पे, और नरेंद्र मोदी ने तो पिछला जो अप स्पीच सुने 15 अगस्त को लोकसभा, हाँ, तो युवाओं से आग्रह किया है कि आप आइए राजनीति में, तो और ऐसे परिवारों से आए हैं युवा की जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, नए लोग आए राजनीति में, आगे बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री लेकिन बोल रहे ये हैं। आप विधानसभा अगर देखें, 2 दिन बाद ही सत्र शुरू होने वाला है। भाजपा में
युवा नेताओं की गजब की कमी है चुनाव जीत के आने वालों में। तो आप जो युवा ला रहे हैं, क्या पब्लिक एक्सेप्टेंस है या नहीं? कांग्रेस में बड़ा वर्ग है बुजुर्ग नेताओं का भी, अगर आप हरिमोहन शर्मा बूंदी को कहें, शांति धारीवाल को कहें, या और भी बुजुर्ग नेता, चाहे नरेंद्र बुढ़ानिया हो, चाहे और कई नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन अशोक गहलोत, लेकिन भाजपा में न तो इतने बुजुर्ग बचे, कालीचरण सराफ हैं, किरोड़ीलाल मीणा है, लेकिन उनका नहीं, घनश्याम तिवाड़ी स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं है, वो राज्यसभा में है। लेकिन विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं कि पब्लिक ने जिनका जिता के भेजा है या नहीं, आप युवा ला रहे हैं लेकिन विधानसभा नहीं पहुंच रहे। वो रामलाल शर्मा चुनाव हार गए, लेकिन इनके जो है शाहपुरा से जो विधायक जीते हैं मनीष यादव, हाँ ना, भाजपा में युवाओं में लालाराम बहरवा जरूर हैं, लेकिन बाकी भाजपा के बड़े खांटी युवा नेता नजर नहीं आते जो फायर ब्रांड नेता हो। जी, इस पर विचार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी। और साथ ही साथ चलते चलते बात कर लेते हैं झुंझुनू की भी। झुंझुनू में अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जिलाध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वहां भी जो संगठन चलता है वो खासतौर पर कास्ट की यदि बात करते हैं हम झुंझुनू की, सैनी समाज लगातार भाजपा के साथ जुड़ा रहा है। पवन मावंडिया, बनवारी जी सैनी, ये दोनों अभी जिलाध्यक्ष थे हाल ही में। साथ ही साथ राजपूत समाज भी वहां भाजपा के साथ जुड़ता है। दशरथ सिंह शेखावत, मूल सिंह शेखावत विधायक रहे हैं, वहां से जिलाध्यक्ष रहे, बहुत काम किया, गांव गांव तक वो गए वहां। और बताया जाता है कि दशरथ सिंह शेखावत जब जिलाध्यक्ष थे उस समय तक, उसी समय गांव गांव ढाणी ढाणी तक बहुत प्रवास उन्होंने किए। मैंने देखा उनको काम करते हुए भी, बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने काम किया। जाट समाज को लेकर वहां भाजपा कई बार यूं लगता है कि वहां की स्थिति में रहती है। और अभी उपचुनाव हुआ झुंझुनू का, तो उसमें भाजपा जरूर वो चुनाव जीत पाई है, तब जाके 3 सीटें वहां हुई है। खेतड़ी में धर्मपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं, नवलगढ़ में विक्रम सिंह जाखल चुनाव जीते और अब राजेंद्र भाऊ झुंझुनू से चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि संगठन की बागडोर आखिर किसको मिलेगी, क्योंकि लगातार सैनी समाज से अध्यक्ष बनते रहे हैं। जाट समाज से वहां अध्यक्ष बहुत ज्यादा ऐसा कोई ध्यान में नहीं आ रहा कि कोई बहुत अधिक समय मिला। एक दौर था जब ब्राह्मण समाज से भी लगातार वहां अध्यक्ष बनते थे। राजेंद्र शर्मा अध्यक्ष रहे, वहां से सुभाष शर्मा अध्यक्ष रहे बहुत। लेकिन अब ये कालांतर में जिस तरीके से राजनीति शेखावाटी की शिफ्ट हुई, जाटों का जिस तरीके से वहां दबदबा बढ़ने लगा, कहीं ना कहीं लगा कि ये जो पहले कोर वोटर था ये थोड़ा पीछे छिटका। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि झुंझुनू जिले में भी क्या किसी युवा को ये कमान मिलती है, अब ये एक भाजपा वही एज क्राइटेरिया, इवन सिरोही की अगर अपन बात करें तो वहां भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। डिमांड यही है कि समय रहते वहां घोषणा की जाए। रक्षा भंडारी का नाम चल रहा है, जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चाहती हैं कि महिला आयोग में मौका मिले। और एक और नाम पायल परसरामपुरिया का वहां है, अगर महिला को मौका दिया जाता है तो वो एक मुफीद कैंडिडेट हैं। लेकिन वहां जिस तरह से, जिस अंदाज से वहां के नेता चल रहे हैं, अगर आप देखें कि भाजपा के नेताओं में समाराम गरासिया या ओटाराम देवासी या लुम्बाराम देवासी, तो कोई हाईली बड़ा कोई लेजिस्लेटिव मामला नहीं है, पब्लिक लीडर हैं। लुम्बाराम जी के बेटे जो पहले उप जिला प्रमुख रहे, उन्हें भाजपा की अब वो जो समिति बनाई है उसमें भी लिया है। तो सभी लोग अपने अपने लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय चूंकि भाजपा सत्ता में है, शासन में है, और 1-1.25 साल लगभग हो गया है, ये जो अभी जिलाध्यक्ष बन रहे हैं कम से कम 3 वर्ष तक तो रहेंगे यदि कोई और परिस्थिति विशेष नहीं बनती है तो। ऐसे में जब सत्ता में आपका दल है और आप जिलाध्यक्ष बनते हैं, तो अगली बार इनमें से बहुत से लोग विधायक की टिकट के दावेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हुए बहुत लोगों को उपकृत करने का, बहुत लोगों के काम करवाने का भी इनको अवसर मिलने वाला। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें एक लाइन मैंने जो पहले कही थी कि यहाँ पता नहीं है पावर सेंटर कहाँ है, तो विधायकों को भी संकट आ रहा है, काम विधायकों के डिजायर पे हो रहे हैं। जिलाध्यक्षों को सत्ता कितना पावर देगी, बात वो है ना, क्योंकि भाजपा में एक कार्यकर्ता का कॉल आपने सुना होगा, गंभीरता से उसको नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर आप जिले में आप माने तो वहां तो चाय से केतली गर्म होगी निश्चित तौर पे। वहां भी ऐसे ही जिलाध्यक्ष को सुना तो जाएगा, और सुना भी नहीं जाएगा तो वो अपने 10 कार्यकर्ताओं को ले जाकर मंत्री के सामने बैठ के बात तो कर सकता है इस हक से कि मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं। बिल्कुल सुनाते क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, उनका प्रभाव भी बढ़ेगा और उन्हें बातें भी सुननी पड़ेगी निश्चित तौर पे लोगों की। और ये जो अपेक्षा जो है ना, वो क्रोध का कारण होती है अगर खरे नहीं उतरते तो। देखते हैं क्या कर पाते हैं जिला। तो आखिर में ये बड़ी दर्शन वाली बात भी प्रदीप जी ने कह दी है। प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, साइकोलॉजी और दर्शन पर भी बहुत अच्छा आपका अधिकार है, और इसी में से
बात निकल कर आई है कि यदि अपेक्षा आप करेंगे तो उसमें से क्रोध भी पनपता है, और मैं कहता हूँ अक्सर कि अपेक्षा वो दुख का कारण है। तो ये दुख का कारण होता है या दुख का कारण होता है, आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस चर्चा पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक और राजनीतिक चर्चा के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।